हेलो दोस्तों, पुनः आपके बीच साइंस और जीके और करंट अफेयर से कुछ प्रश्न लेके उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सेट नंबर 2 में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हैं। तो आइए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे, जब भी पानी में अगर नमक मिला देते हैं जल में या अशुद्धि मिला देने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ सकता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर जल क्या करता है? जमने का प्रयास करते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहने का मतलब 100 डिग्री सी पर क्या होता है? जल खौलता है, और 0 डिग्री सी पर क्या होता है? आपको पानी जमता है, यानी बर्फ जमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण था, जो 2021 में आयोजन होने वाला था, उसे स्थगित करने का फैसला लिया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब 2022 में किया जाएगा, और यह राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के पंचकुला में ये आयोजन होने वाला था। याद रखेंगे, हरियाणा के पंचकुला में। तो अगले साल भी वो आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? पंचकुला में। और एक पॉइंट और याद रखें, कर्नाटक में ही 2022 में होगा आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी यूनिवर्सिटी गेम्स पूछा जाए कहाँ पर होगा? तो आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दे दी गई है। तो यह आपको यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख। क्या है? लद्दाख, जिसकी राजधानी है ले, और वर्तमान इसके उपराज्यपाल है आर.के. माथुर। क्या है? आर.के. माथुर। तो लद्दाख में ही आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर से एक अलग यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी, क्या पूछा गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे, फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, और इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और वायरोलॉजी में आपको विषाणु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बायोलॉजी में 2 शब्द है, बायो और लॉजी, जो ग्रीक भाषा के शब्द होता है। इसका पहली बार जानकारी दिया था कौन? तो लेमार्क और टेनिबिरस। कौन दिया था? लेमार्क और टेनिबिरस ने इसके बारे में बताया था। जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? और अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी का संबंध जो है वो फलों के अध्ययन से, यानी फलों के अध्ययन से संबंधित कौन है? पोमोलॉजी। जिस तरह अभी बताया माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल, उसी तरह आपको फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। जिसमें लॉजी लगा रहेगा, इसका अर्थ है किसी न किसी अध्ययन की बात कह रहा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? यानी मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, स्टेपिस जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यानी स्टेपिस जो है वो आपको कान की हड्डी है। स्टेपिस क्या है? वो कान की हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत होती है। सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन है एक। तो पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो आपको आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन जो एक प्रकार के पाचक का काम करता है एंजाइम। जिस तरह आपने बताया था कि प्रोटीन भी क्या है? एक प्रकार का पाचन ही है। उसी तरह आपको पेप्सिन के साथ आपके आमाशय में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। हार्मोन जो होता है वो शरीर में उत्तेजित करने का काम करता है। हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको नियंत्रण करने का काम करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और विटामिन की खोज किया था फंक ने। विटामिन की खोज कौन किया था? फंक ने विटामिन की खोज किया था। और विटामिन जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है फैट में
घुलने वाला यानी वासा में घुलनशील, और एक होता है जल में घुलनशील। अगला प्रश्न है कि मच्छरों में मलेरिया की परजीवी का जीवन चक्र की खोज किसने किया था? जैसे कि मलेरिया जब रोग होता है तो ठंड के साथ क्या आता है? बुखार आता है, यानी ठंड के साथ क्या आता है? बुखार आता है। इसकी जानकारी दिए थे रोनाल्ड रॉस ने। किसने दिया था? रोनाल्ड रॉस ने। यानी यह परजीवी जब आपको मादा एनाफिलिक्स मच्छर जो होता है, जो आपको काटता है, उसके बाद ये होता है मादा एनाफिलिक्स मच्छर। और मादा एनाफिलिक्स मच्छर जो काटता है, जो ये आपके मलेरिया रोग का वाहक माना जाता है। और ये प्लाज्मोडियम वायरस जो होता है, प्लाज्मोडियम, क्या याद रखेंगे? प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है वो आपके शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। और इसके इलाज के लिए सिनकोना के छाल से क्या किया जाता है? कुनेन की प्राप्ति होती है, जो इसके दवा कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन की बारे में किसने बताया था? तो चार्ल्स डार्विन ने बताया था। लुई पास्चर ने दूध के पास्चुराइजेशन के बारे में जानकारी दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसी तरह महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे, और हरिजन सेवक की संघ की स्थापना उन्होंने 1932 ईस्वी में किया था। उसी तरह आपको भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया था 1924 ईस्वी में। ये सब समाज के लिए किया गया था। और महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। भारत में लोकसभा जो होता है यानी हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हाउस ऑफ पीपल जो होता है, क्योंकि जनता अपनी मत देके इन लोगों को क्या करती है? चुनती है। तो जनता जब मत देके इन लोगों को चुनती है तो ये जनता के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होते हैं। तो इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय जनता। क्या हो जाएगा? भारतीय जनता। अब है हाउस ऑफ पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अस्थायी सदन कहते हैं। ये सुपर फास्ट रिवीजन है, जिसमें आपको रिवीजन करवा रहे हैं जल्दी से जल्दी। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको आप जल्दी से देखेंगे और जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा हमने करने का प्रयास किया है। याद रखेंगे लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछ दिया जाए तो याद रखें कितना है? 545 है। क्या है? 545। अधिकतम हो कितना सकता है? तो 552 हो सकता है। वर्तमान कितना है लोकसभा मेंबर की संख्या? 545। याद रखेंगे लोकसभा को हम लोग बड़ा सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा सदन कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर होता है, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो याद रखेंगे एंथ्रासाइट, बिटूनिस और लिग्नाइट और पीट, ये सब कोयला का ही रूप है, यानी कोयला ही है। सबसे उच्च किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 85% से अधिक क्या होता है? कार्बन होता है। जबकि भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे निम्न किस्म का कोयला जो होता है पीट होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? तो याद रखना है कितना परसेंट? तो आपको 55% के आसपास होती है इसमें। अगला है कि मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? यानी रक्त को यानी ब्लड को रिजर्व करने वाला बैंक कहा जाता है, जिसमें ब्लड जाके क्या होता है? जमा हो जाता है। तो याद रखेंगे तिल्ली या पलिया को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पूछेगा कि मानव शरीर के अंग को रक्त आरक्षण बैंक इसे कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल का शमशान घाट किसे कहा जाता है? तो शमशान घाट भी पूछा जाएगा, तो आंसर आपको एस्पिरिन होगा। क्योंकि मानव शरीर में जो रक्त होता है यानी ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और इसको हम लोग 2 भागों में ब्लड को बांटते हैं। एक होता है आपको सॉलिड में और एक होता है प्लाज्मा। सॉलिड भी 3 भाग का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। ये सब रक्त ही है। क्या है? रक्त ही है। अग्न्याशय मतलब होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है।
अगला प्रश्न है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की खोज किसने किया था? अभी हमने चर्चा किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा, यानी अंग्रेजी शिक्षा को कहेंगे, याद रखेंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है आपको पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा, तो अंग्रेजी शिक्षा को ही पाश्चात्य शिक्षा कहा जाता है। पहली बार भारत में शिक्षा पर खर्च करने के लिए चार्टर्ड एक्ट 1813 में कहा गया था कि प्रति वर्ष भारतीयों पर 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा, लेकिन किस शिक्षा पर किया जाएगा ये चर्चा नहीं किया गया, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जो यह बताया कि अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्चा किया जाए, और यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1835 ईस्वी में। किंतु सर वुड डिस्पेक्स के समय ही अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पेक्स को। याद रखें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पेक्स को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होते हैं। तो अंधेरे में चमगादड़ इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करते हैं, यानी पराबैंगनी तरंग उत्पन्न कर लेते हैं, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर लेते हैं, जिसकी क्षमता होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसकी क्या होती है? आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं। व्हेल मछली हो, पक्षी हो, या चमगादड़ हो, या कुत्ता, ये सब इसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक को सुन पाता है, लेकिन हम लोग इसे नहीं सुन पाते हैं। हम तो सुनते हैं जो श्रव्य तरंग होता है, जिससे हम लोग एडिबल वेव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की हम लोग सुन पाते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक कौन सुन पाता है? चमगादड़, व्हेल मछली, ये सब सुन पाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि चमगादड़ उड़ते हुए अपने पंख से 1 लाख हर्ट्ज तक आपको वेव उत्पन्न कर सकता है, 1 लाख हर्ट्ज तक उत्पन्न कर सकता है, जिससे आने वाले मार्ग में कोई कठिनाइयां हो या दिक्कत हो तो ये अपना रास्ता क्या कर देता है? बदल लेता है। कौन? चमगादड़। अगला प्रश्न है कि मछली के यकृत तेल में यानी लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखेंगे ये विटामिन डी पाया जाता है मछली के यकृत में। जनरल प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी ही पाया जाता है। और काड मछली जो होती है, तो काड मछली में भी विटामिन डी ही पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ मछलियों में विटामिन ए की भी मात्रा देखने को मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और सूर्य प्रकाश से भी हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे शरीर के त्वचा में इगोस्ट्रोल नामक तत्व होता है जो सूर्य प्रकाश को आपको विटामिन डी में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। विटामिन डी से कौन सी कमी से रोग होती है? रिकेटस और ऑस्टियोमेलेसिया जैसे रोग देखने को आपको मिलती है। विटामिन बी12 जो होता है साइनोकोबालामाइन होता है, इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग होने का खतरा रहता है। और इसी में पाया जाता है आपको कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, जो कैंसर रोग के इलाज में महत्वपूर्ण होता है। और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए बॉल ऑफ विटामिन सी कहा जाता है आपको आंवला को। और बॉल ऑफ विटामिन ए कहा जाता है गाजर को, यानी गाजर, पपीता, पके हुए आम में पाया जाता है आपको विटामिन डी पाया जाता है। अगला है कि कौन सा पर्वतीय दारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में जो दारा है उसको याद रखेंगे, लिपुलेख दारा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दारा है आपको उत्तराखंड में, यानी जाने का जो रास्ता बनाया जाता है उसी को, पहाड़ को काटकर उसी को दारा कहते हैं। तो लिपुलेख दारा उत्तराखंड में है, नीति दारा उत्तराखंड में है आपको, और माना दारा आपको उत्तराखंड में ही है। तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ सिपकिला दारा वो आपको हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिला दारा, रोहतांग दारा, बड़ा लपचा दारा, ये सब जो है ये स्पेस जो है कहाँ पे है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। तो इस तरह हमने कुछ प्रश्नों का आपका रिवीजन करवाया, ये सुपर फास्ट की तरह कि जल्दी से आपको रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।